अब यार मैगी तो सबको पसंद है ना। मैगी खाते रहते हैं हम लोग, पर मैगी हमारे पास पहुंचती कैसे? कई बार हम लोग पास की दुकान से खरीद लेते हैं, कभी ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया, आग झपकाई और मैगी सामने। कभी खुद पैसा खर्चा नहीं किया, दोस्त के घर गए और आराम से बनी बनाई मैगी खा ली। कभी प्लान बन गया तो रोड साइड गए, ठेले पर चटपटी मैगी खाकर आ गए। अब यार ये मैगी बनी बनाई तो आती नहीं है, सुंदर सी पैकेट में लिपटी हुई पीले पीले रंग में हम लोगों को पैकेज्ड मैगी मिलती है दुकानों पे। अब ये दुकान के पास कैसे आई? दूर कहीं खेतों में पहले आटा उगाया गया था ना, फिर कंपनी वाले गए, वहां से उन्होंने खरीदा और फिर उसको मशीन में डालकर कुछ ना कुछ किया, पैक करके मैगी बनाई, फिर तुम्हारे आसपास दुकानों पर पहुंचाई गई, फिर आखिर में वो तुम्हारे प्लेट में, तुम्हारे हाथों में आई। अब यार ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना, वो प्रोसेस हर एक लेवल पर पैसा जनरेट कर रहा है और वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे देश की इकोनॉमी में जा रहा है। तो समझ रहे हो, तुम्हारे प्लेट तक पहुंचने से पहले उसने देश के लिए काम पहले से कर रखा है। अब वो देश के लिए कैसे काम करती है, देश की इकोनॉमी में तुम्हारे मैगी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में एकदम प्यार से गरम गरम तरीके से समझ रहे होंगे। तो जैसे हम लोगों ने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, आओ चलो कर देते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट। तो यार बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। तो क्या हाल है पढ़ गैंग, दिस इज योर एजुकेटर नरेंद्र पाठक और आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एकदम धुआं धुआं कर दे रहे होंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। अब इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने डेवलपमेंट पढ़ा था ना, हम लोगों ने देखा था कि लोग कैसे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, लोग कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं अपने लिए, ये सब हम लोगों ने देखा। अब इस चैप्टर में हम लोग देख रहे होंगे कि जो लोग काम करते हैं वो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट होता है, वो पैसा इकोनॉमी में कैसे जाकर मिलता है और हम लोग देश की इकोनॉमी को कैसे समझते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि किस साल हमारी इकोनॉमी कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। ये जो तुम बजट देखते हो ना, उसमें कहा जाता है जीडीपी आज इतना पहुंच गया, इतना पहुंच गया। ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और एडिशनली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एनिमेशन के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे और साथ में सारे प्रीवियस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यार पहले टॉपिक पर आते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक, पहला पन्ना खोल लो और पहले पन्ने पर तुमको कुछ इमेजेस मिलेंगी। कोई भाई ईंटा बना रहा है, कोई कपड़े बेच रहे हैं, कोई पेड़ उगा रहा है, कोई खेती कर रहा है। अब यार ये सब अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, पर इनके अलग अलग काम करने से भी देश का भला हो रहा है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है और हम लोग जोड़ेंगे कैसे कि भाई एक ईंटा बेचने से और कपड़े बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, जो पैसा बना, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हुआ, वो कितना हुआ, हमें ये पता कैसे चलेगा? तो चलो उसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो यार हम लोग हमारा जो पूरा ये मार्केट है ना, उसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर लेंगे। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर। अब अगर उसके मैसेज की तरह तुम्हें ये याद हो कि क्लास 9th में पीपल एज रिसोर्स में भी हम लोगों ने ये तीनों सेक्टर अच्छे से पढ़ा था, तो ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। पर मुझे पता है कि उतनी इंपॉर्टेंस सोशल साइंस को कहां देते हो तुम। तो आओ देखते हैं अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को एकदम आसान भाषा में। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। देखो यार, ऐसी चीजें जो नेचुरली अकर करती हैं, ऐसी चीजें जिसमें हम लोग बिना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन के, बिना कोई ह्यूमन छिड़काने के नेचर से डायरेक्टली ले लेते हैं, वो सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में जाती हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कोई ह्यूमन हम लोग इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। जैसे कि मछली हम लोगों ने ली, तो भाई मछली को हमने थोड़ी ना बना, मछली ने मछली को पैदा किया, हम लोगों ने बस उसको पानी से निकालकर अपने पास ले आए, तो वो एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हुई। ऐसे ही जंगल में लकड़ियां उग रही थी, हम लोगों ने पेड़ काटे और लकड़ियां ले आए, तो वुड हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा, वो एक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो नेचुरली अकर करती हैं और हम लोग डायरेक्टली नेचर से ले लेते हैं, वो सारी एक्टिविटीज
प्राइमरी सेक्टर की होती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके वैल्यूज प्राइमरी सेक्टर में ऐड होते हैं। जैसे कि गाय हमारी दूध दे ही रही थी, हम लोगों ने वो दूध निकाला और अपने पास ले आए, तो वो एक प्राइमरी एक्टिविटी हुआ। ऐसे ही हम लोगों ने कॉटन उगाया, तो वो एक प्राइमरी एक्टिविटी हुआ। ऐसे ही डिफरेंट एग्जांपल्स तुम लोग को देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने खेती की, धान गेहूं ये सब उगाया, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटी का हिस्सा होता है। तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या है कि प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पहला कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। हम लोगों ने जो धान लाया था, जो गेहूं लाया था, उसको लाकर अपने पास रख लिया, वही है प्राइमरी एक्टिविटी। उसके उगाने को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी में रखेंगे। दूसरा, वो नेचुरली हम लोगों को मिली, हम लोगों ने मछली पैदा नहीं की, मछली ने मछली को पैदा किया, हमने बस मछली को अपने पास तक ले आया, तो ये है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है। सो क्या ऐसी चीजें जो हम लोगों ने नेचर से डायरेक्टली ली हैं, वो हो जाएंगी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट। अब यार ये ना बेस बनती हैं, क्योंकि हम सारे रॉ मटेरियल्स लेके आ गए हैं, तो इसका कुछ तो करेंगे। तो हम जब उसको प्रोसेस करते हैं तो वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं। तो हम लोगों ने नया प्रोडक्ट किससे फॉर्म किया? रॉ मटेरियल से ना, प्राइमरी एक्टिविटी के चीजों से हम लोगों ने नया सामान बनाया। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वो एक बेस बनती है, इसी वजह से हम लोग इसे बेस एक्टिविटी भी कहते हैं। और क्योंकि यहां पर चीजें उगाई जा रही हैं, यहां पर चीजें हम लोगों को नेचर से मिल रही हैं, तो हम इसे एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर सारी चीजें बन रही हैं, फॉर्म हो रही हैं, नेचुरली हमें मिल रही हैं। जब कॉटन हमारे पास आ जाता है तो हम लोग उसे रख के थोड़े रहते हैं, हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कॉटन से यार्न बनाकर, यार्न को वीव कर कर हम लोग एक प्रॉपर शर्ट बना देते हैं। तो ये सब कहीं ऐसे नॉर्मल तुम लोग तो नहीं करते हो ना, ये सब इंडस्ट्रीज में जाकर होता है, फैक्ट्रीज में जाकर होता है। हमें कॉटन मिला, हमने उससे ट्रांसफॉर्म करके शर्ट बना दिया। हमें वुड मिला, हमने उसे ट्रांसफॉर्म करके चेयर बना दिया। अब भाई चेयर को पैदा थोड़े करते हैं, हमने ह्यूमन इंटरेक्शन किया, हमने नेचुरल चीजों में अपना इंटरफेयर करके एक नया सामान बना। तो हम लोगों को नेचर के जो सब्सटेंस हैं उसको मॉडिफाई करके हमें एक नई चीज मिलती है, और वो कहां होता है? इंडस्ट्रीज में। मोस्टली इंडस्ट्रीज में हम लोगों को नए सामान का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। हमें आलू मिला, एक साइड से आलू घुसाया, हम लोगों ने वहां से दूसरे तरफ से चिप्स निकाल दिए, तो वो जो चिप्स बना हमारा, वो एक नया प्रोडक्ट है, और वो हमने बनाया है। चिप्स पैदा नहीं होता है, चिप्स पेड़ों पर नहीं उगता है। तो जब हम लोगों ने नेचुरल चीजों को ट्रांसफॉर्म करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में, सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करेगा। अब क्योंकि यहां पर जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं वो सब इंडस्ट्री में हो रही है, तो इसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे होते हैं, फाइनल गुड्स बना रहे होते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब यार हमने आलू उगाया, आलू को आलू के फैक्ट्री तक ले जाना था, तो रास्ते में हम लोग कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का यूज करते हैं ना, रोड पे हम लोग अपना आलू लेकर जाते हैं, फिर उसको फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। फैक्ट्री में चिप्स बन गई, उसको मार्केट तक लेके जाना है, मार्केट में दुकानें लगानी है, दुकानें लगाकर लोगों को बेचना है, तभी तो कोई खरीदेगा। फैक्ट्री से डायरेक्ट तो तुम लोग चिप्स लेकर नहीं आते हो, मैगी खरीदने के लिए भी ब्लिंकिट या फिर आसपास जाते हो ना खरीदने, डायरेक्ट तुम फैक्ट्री, मैगी के फैक्ट्री में तो जाते नहीं हो। तो ये सारी जो सर्विसेज हम लोगों को यूज करनी पड़ती है, हम लोगों को मिलती हैं, वो सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में जोड़ी जाती हैं। मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इनको अच्छे से वर्क करने के लिए जो सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जो सर्विसेज बीच बीच में हम लोगों को लेनी पड़ती है, वो सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती हैं। तो टर्शरी सेक्टर में हम लोग ऐसी एक्टिविटीज जिसमें बस सर्विसेज दी जा रही है, कोई नया सामान बनाया नहीं जा रहा है, पुराने सामान को, इंडस्ट्रियल हो, प्राइमरी सामान हो, उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है और सर्विसेज दी जा रही हैं, उन सभी सर्विसेज को हम लोग टर्शरी सेक्टर में जोड़ते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें सर्विसेज का आदान प्रदान होता है। जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं कोई तुम्हें सामान तो दे नहीं रहा हूं, तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, एक सर्विस दे रहा हूं तुम्हें, कि तुम्हारा जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है वो मैं सोशल साइंस का पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। तो वो एक सर्विस है जो तुम लोग ले रहे हो।
ऐसे ही तुम लोग कॉमेडी शोज देखने जाते हो तो वहां पर तुम्हें कोई सामान नहीं मिलता है, तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक सर्विस मिलती है कि हाँ हम लोग 1 घंटे तक तुम्हें कुछ ऐसा स्टोरी टेलिंग करके कोई जोक सुनाएंगे जैसे तुम हंसोगे, तो वो एक सर्विस हो गई। ऐसे ही तुम लोग मूवी देखने जाते हो तो अक्षय कुमार और शाहरुख खान को अपने पैकेट में लेके थोड़े आ जाते हो, तुम एक बस एक एंजॉयमेंट के लिए जाते हो और वहां पर एक सर्विस लेकर आते हो, एक मूवी देखते हो, वो एक सर्विस होती है। सो बेसिकली ऐसे एक्टिविटीज जिसमें कोई सामान का लेन देन नहीं होता है, कोई सामान डेवलप नहीं होता है, बल्कि सर्विसेज का लेन देन होता है, उसे हम लोग टर्शरी सेक्टर में जोड़ते हैं। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा चीजों को बेचना, इसके बाद में मूवीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें जिसमें हमारा कोई नया सामान नहीं बन रहा है बल्कि हमारा पुराना सामान ही इधर से उधर किया जा रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो हमारा सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। अब यार तुम लोग इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि प्राइमरी सेक्टर का जो भी सामान है उसमें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, मतलब टर्शरी सेक्टर की जरूरत पड़ती है। अगर सामान ट्रांसपोर्ट ना हो तो वो इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उसको प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। चिप्स का पैकेट नहीं बन पाएगा अगर प्राइमरी सेक्टर आलू ना प्रोवाइड करवाए। वैसे ही सेम तरीके से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसको इंडस्ट्रियल चीजों की जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में बनता है। इंडस्ट्रीज में ही तो मैन्योर फर्टिलाइजर पैक होते हैं, एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, ट्रैक्टर बनते हैं, कार बनती है, जो प्राइमरी सेक्टर भी इस्तेमाल करता है, टर्शरी सेक्टर भी इस्तेमाल करता है। मतलब ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता है। अगर सेकेंडरी सेक्टर के टूल्स ना मिले तो फार्मिंग नहीं हो पाएगी। जो मछली पकड़ने का नेट होता है वो इंडस्ट्रीज में बनता है। सो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और ये दोनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पर डिपेंडेंट है क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम हमारा टर्शरी सेक्टर कर रहा है। तो ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि ये सब हाथ से हाथ मिलाकर चलते रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए भी। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में इनको ये भी तो देखना पड़ेगा कि इनमें में से कौन सा ज्यादा ताकतवर है, कौन सा ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर ने साल में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितना सामान बना है, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना सामान बनाया और टर्शरी सेक्टर ने कितना सामान बनाया, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा सेक्टर हमारे कंट्री में स्ट्रांग है। तो देखो यार, ये जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर है, ये सब अलग अलग काम कर रहा है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में आलू बनाया गया और सेकेंडरी सेक्टर में चिप्स बनाया गया, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का अगर हम लोग देखें कि उसका कितना आउटपुट था, तो हम लोग ये कहेंगे क्या कि प्राइमरी सेक्टर ने 10,000 किलो आलू बनाया और वहीं सेकेंडरी सेक्टर ने 50 पैकेट का चिप्स बनाया और एक गाड़ी बना दी। तो इससे हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे भाई, सेकेंडरी सेक्टर अपना अलग काम कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर अलग काम कर रहा है, टर्शरी सेक्टर अलग काम कर रहा है। तो इसी को समझते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो, जब भी हमें कंपेयर करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग एक पैरामीटर सेट करें। जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में डेवलपमेंट में ये देखा था कि भाई हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, इसी वजह से हम लोग एक यूनिवर्सल करेंसी चूज करते हैं डॉलर्स की। वैसे ही जब हम लोगों को आउटपुट देखना रहता है कि किस सेक्टर का कितना आउटपुट था, तो हम लोग देखते हैं उसे वैल्यू के बेसिस पर कि भाई इस सेक्टर ने कितने वैल्यू का सामान प्रोड्यूस किया, इस सेक्टर ने कितनी वैल्यू की सर्विसेज प्रोड्यूस की, प्रोवाइड की, जनरेट की। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा आलू था उसको हम लोग क्वांटिटी में काउंट नहीं करते हैं, उसकी हम लोग वैल्यू देखते हैं कि भाई अगर 10,000 किलो आलू उगाया गया है और 10 रुपए 1 केजी आलू की वैल्यू है, तो मतलब प्राइमरी सेक्टर ने 1 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है हमारी इकोनॉमी में। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर ने मान लो 100 चिप्स के पैकेट बनाए हैं और एक चिप्स के पैकेट का दाम 100 रुपए है। तो इससे हम लोग को पता चलता है
कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसने 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है हमारे सेकेंडरी सेक्टर पे, हमारी इकोनॉमी में। ऐसे ही टर्शरी सेक्टर से हम लोग ये जोड़ सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की गई, मूवीज के इतने टिकट्स बिके हैं तो उससे इतना पैसा आया, इसका मतलब टर्शरी सेक्टर ने इतना एक्स अमाउंट हमारा कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमी में। तो जब हम लोग इसकी वैल्यूज पर हम लोग कंट्रीब्यूशन को चेक करने लग जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारी इकोनॉमी में। पर जैसे ही हम लोग अपनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो हमें एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो कि होती है डबल काउंटिंग। मतलब एक ही चीज को बार बार काउंट कर लेना। अब जैसे मैंने तुम्हें आलू के चिप्स का एग्जांपल दिया, अब मान लो आलू बिका, 20 रुपए का हमारा आलू था, ठीक है। चलो आलू के चिप्स को हटाओ, ठीक है, बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी ने भी बिस्किट का एग्जांपल दिया। तो हमने जब पहले गेहूं उगाया और हमारे पास वीट आ गया, वीट का मान लो वैल्यू था 20 रुपए, 1 केजी हम लोगों को वीट मिला जो 20 रुपए में मिला। फिर हम लोग उसको फैक्ट्री में लेकर गए, वहां पर हम लोगों ने उसको प्रोसेस करके बिस्किट बना लिया। फिर बिस्किट बनाकर जो हम लोग को पैकेट मिली वो 50 रुपए का हम लोग को सामान मिल गया। फिर हम लोगों ने उसमें एडवर्टीजमेंट की, हम लोगों ने उसके प्रचार चलाया, हम लोगों ने उसको ट्रांसपोर्ट किया, बाजारों तक लेके गए, बाजार बनाया और बाजारों में उसको फिर बेचना स्टार्ट किया। तो जब वो आखिर में कंज्यूमर तक पहुंच रहा था तो उसका दाम 80 रुपए हो गया, क्योंकि भाई जो बेच रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो एड्स हैं, इन सब का भी तो कुछ कॉस्ट आएगा, तो वो भी तो बिस्किट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो बस 20 रुपए का था और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोगों ने उसको बेचा तो मान लो 100 रुपए में कंज्यूमर तक पहुंचा, तुम्हारे हाथों में पहुंचा। तो जब तुमने उस बिस्किट को खरीदा तो हमारी इकोनॉमी में 100 रुपए का परचेज हुआ, तो हम लोग उस 100 रुपए को इकोनॉमी में जोड़ेंगे। बट जैसे ही हम लोगों ने उस 100 रुपए को जोड़ा तो हम लोग वीट और जो उसका प्रोसेस हुआ, हमारा जो बीच का सामान था, वो जो बिस्किट का पैकेट बना था, उसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 100 रुपए में वो सारा काम, वो सारी लागत तुम्हारी आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जब तुम गाड़ी खरीदने जाते हो और 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो तुम टायर का भी दाम देते हो, इंजन का भी दाम देते हो, अंदर जो भी फैसिलिटीज है, एसी है, उन सबका दाम तुम एक साथ 20 लाख में दे देते हो ना। तो ऐसे ही जब तुम कोई सामान खरीदते हो तो उसके पीछे जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटी में जितना खर्चा हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटी में जितना खर्चा हुआ, टर्शरी एक्टिविटी में जितना खर्चा हुआ, उन सब का दाम तुम साथ में दे देते हो। तो जब हम लोग कंट्री की इकोनॉमी को जोड़ते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि उस कंट्री में कितना लेन देन हुआ, कितने पैसे की इनकम हुई, तो हम लोग सिर्फ फाइनल गुड, जो कंज्यूमर तक पहुंचा, उस सामान का दाम हम लोग अपनी इकोनॉमी में जोड़ते हैं। अब सोचो अगर मैं ये जोड़ूं कि ठीक है इस इकोनॉमी में कितना इनकम जनरेट हुआ हमारे पास, और मैं जोड़ूं कि हाँ ठीक है 20 रुपए का हमारा आटा था तो 20 रुपए मैंने जोड़ लिए, फिर 50 रुपए का बिस्किट बना तो 50 रुपए मैंने जोड़ लिए, फिर 100 रुपए में बिका तो फिर मैंने वो जोड़ दिया, तो हमारे पास कुल मिला के 170 रुपए आ गया। और मैंने कहा कि भाई 170 रुपए जनरेट हुए, इनकम हुई 170 रुपए इकोनॉमी में। बट ये तो गलत है ना, क्योंकि पैसे तो बस 100 रुपए आए। इसी वजह से हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के दाम को ही इकोनॉमी में जोड़ते हैं। उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी इकोनॉमी ने कितनी इनकम जनरेट की। सो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही अपनी इकोनॉमी में जोड़ा जाता है। और हर एक सेक्टर ने एक साल में कितनी वैल्यू प्रोड्यूस की, कितना वैल्यू का आउटपुट दिया, उसे जब हम लोग मिलाते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोगों को देखने मिलता है हमारे कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने इनकम की गुड्स और सर्विसेज जनरेट की गई। इसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि हम लोग डबल काउंटिंग ना कर रहे हो, एक सामान को 3 बार ना जोड़ रहे हो, हम लोग बस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के दाम को ही जोड़ रहे होते हैं। अब यार हमारी हिस्ट्री में हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई भी कंट्री जब इनिशियल डेज में होती है ना, जब डेवलपिंग स्टेज में होती है, अर्ली डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो उसकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं हुई रहती हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है, तो लोग नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस को ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, खेती करते हैं और एग्रीकल्चरल सेक्टर एकदम पीक पर होता है।
तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग प्राइमरी सेक्टर में डेवलप करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हम लोगों को आउटपुट देखने को मिलता है, खाने की कमी ख़त्म हो जाती है, तो लोग धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ पर शिफ्ट करते हैं। सोसाइटी में इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े बनने लग जाते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल बेसिक नेचुरल सब्सटेंस थे उन्हें हम लोग मॉडिफाई करके नए नए सब्सटेंस बना देते हैं जो कि हमारे लाइफ को और बेहतर बनाते हैं। तो फिर कुछ समय के बाद कंट्रीज इंडस्ट्रियल फेज में चली जाती हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज की वैल्यू बढ़ जाती है, इंडस्ट्रीज कंट्री में बन जाती है। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज डेवलप करती जाती है, लोगों के पास पैसा आते जाता है, वैसे ही हमारी जो सर्विसेज हैं कंट्री में आने लग जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन आने लग जाता है टर्शरी सेक्टर से। स्टार्टिंग हुई प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जो सर्विसेज हैं, जैसा मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप करता है, टर्शरी सेक्टर उन्हीं के साथ पीछे खड़ा होके उतना ही डेवलप करता है। और फिर लोगों के पास पैसा आने लगता है ना, तो लोग इन्वेस्ट भी करने लग जाते हैं। मतलब इंश्योरेंस ले लेंगे, जाके मेडिकल फैसिलिटीज़ में अगर कहीं जा रहे हैं, बीमार पड़े हैं तो अच्छे अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाएंगे। अगर जिम करने जाते हैं तो फिर पर्सनल ट्रेनर रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज में ही तो काउंट होंगी, ये सारी चीज़ें सर्विसेज ही तो हैं। सो टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस डेवलप्ड कंट्रीज में काफ़ी बढ़ जाती है। अब आओ इंडिया का क्या सीन है ये देख लेते हैं कि इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, कितना % हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से आता है, सेकेंडरी सेक्टर से आता है और टर्शरी सेक्टर से आता है। तो हम लोग को ना एक बहुत ही प्यारा सा एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ देखो, ग्राफ हम लोगों को बता रहा है कि हमारी जो जीडीपी थी उसमें कितना % कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का था। तो 1973 से 74 के बीच में हम लोगों को देखने को मिलता है कि करीब हमारी 6-7 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। और जब हम लोग 2013-14 की बात करते हैं तो 55-56 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है, 13-14 में। तो अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। इसमें जो तुम्हारा ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ग्रीन वाला टर्शरी सेक्टर दिखा रहा है, और ये जो रेड वाला है ये सेकेंडरी सेक्टर और ब्लू वाला प्राइमरी सेक्टर दिखा रहा है। तो पहले हमारी इकोनॉमी भले छोटी थी, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा था। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी प्राइमरी सेक्टर का था। और जब हम लोग अभी देखते हैं तो भाई प्राइमरी सेक्टर से तो 3-4 गुना ज्यादा हमारी टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब कि अभी के टाइम पर हमारी कंट्री में टर्शरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत जोरों से बढ़ चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ भैया, आखिर टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती क्यों है? तो आओ उसको हम लोग 5 पॉइंट में, जो तुम एग्जाम में लिख पाओ, उस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती है, उसका पहला पॉइंट होगा कि जब कंट्री डेवलप हो जाती है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट अच्छी अच्छी पब्लिक फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने लग जाती है। मतलब हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, वो बैंक्स देखने को मिल जाते हैं, हम लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखने को मिल जाता है, हम लोगों को पुलिस स्टेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड होने लग जाती हैं अच्छी डेवलप्ड कंट्री में। जो गवर्नमेंट है वो इन सब बेसिक नेसेसिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो इससे हमारे टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ होती है, क्योंकि ये सारी सर्विसेज ही तो हैं जो दी जा रही हैं। दूसरा पॉइंट कि जब भी कोई कंट्री डेवलप होती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो रहा होता है। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जितना डेवलप करता है उतना ही हमारा टर्शरी सेक्टर भी डेवलप करता है। जो मैंने तुमको बताया था ना कि प्राइमरी सेक्टर के सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर के सामान को बेचने के लिए, इसमें हर एक कदम कदम पर टर्शरी सेक्टर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, सर्विसेज का आदान प्रदान होता है। तो उससे हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, वो भी ग्रो होता है। थर्ड पॉइंट कि जब लोगों के पास पैसा आता है ना तो लोग सर्विसेज पे खर्च करने लग जाते हैं। जिम जा रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर रख लेंगे, अगर कोई योगा क्लासेस करनी है तो उसके लिए पर्सनल ट्रेनर रख लेंगे। तुम लोग स्कूल तो जा ही रहे हो, लेकिन तुम्हारा सीखने का मन है थोड़ा एनिमेशन के साथ में, तो तुम यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, एक सर्विस ही तो तुम ले रहे हो।
ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। पहले घर पे खाना बनाते थे, आलू का पराठा बना लिया, समोसे बना लिए, खा लिए। अब अच्छे रेस्टोरेंट्स में तुम लोग चले जाओगे, वहां पर जाकर अपना 1-2 घंटे में 2-3 हज़ार रुपए खर्चा कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्बियंस अच्छा था, एसी अच्छे से फैसिलिटीज थी। तो तुम सर्विसेज पर इन्वेस्ट करने लग जाते हो, तो उससे क्या होता है, सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और जैसे ही अभी के टाइम पर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी तो बहुत बढ़ चुकी है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के आने के वजह से भी टर्शरी सेक्टर का तो पीक पर है हमारा डेवलपमेंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें अब इंटरनेट के थ्रू हो रही है। और इंटरनेट क्या है, एक सर्विस ही तो है। इसमें कोई नया सामान थोड़ी ना डेवलप हो रहा है। इसमें तो सामान, अगर ई कॉमर्स है तो सामान खरीदे और बेचे जा रहे हैं, अगर वीडियोस है तो वो एक सर्विस है जो तुम्हें मिल रही है। पांचवा पॉइंट कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो ग्लोबलाइजेशन हो रखा है, उसके वजह से भी हम लोगों को टर्शरी सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो टर्शरी सेक्टर का क्यों ग्रोथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 5 पॉइंट हैं। अब आओ देखते हैं यार कि ग्रोथ तो हो गया, जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो बहुत कर लिया टर्शरी सेक्टर ने, बट आखिर कितने लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं? और इसके काफी शॉकिंग रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके लिए तुम्हारा एक ग्राफ दिया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, जो ये बता रहा है कि कितने % लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो 1977 से 78 के बीच में हम लोग देखते हैं कि 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है और 11% लोग सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर 18% लोग, बहुत ही कम हमारी जो पॉपुलेशन है वो टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। लेकिन अगर हम लोग 17 और 18 के डेटा की बात करें तो हमारा 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में अभी भी इन्वॉल्व है, 25% सेकेंडरी और 31% टर्शरी सेक्टर में। तो जब हम लोग ये ग्राफ देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि अभी के टाइम पर जो हमारी टर्शरी सेक्टर है वो तो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। जो हम लोगों ने ये पुराना वाला ग्राफ नहीं देखा था जिसमें हम लोग को पता चल रहा था कि इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो भाई हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, बट जो वहां पर इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, वो अभी भी बहुत ज्यादा है, 44%। समझ रहे हो? इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर जो कि पहले बहुत कंट्रीब्यूट करता था इकोनॉमी में, ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते थे, वो आज कंट्रीब्यूट तो उतना नहीं कर पा रहा है, बट काफी ज्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है, भले उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो रहा। और वहीं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो पहले कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, आज इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर फिर भी वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर जो हमारा है वो फुल्ली पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर पा रहा है। अब ऐसा होता क्यों है भैया? क्यों? एम्प्लॉयमेंट अभी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की कमी है, बट उनका आउटपुट बढ़ गया, और हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट पहले भी ज्यादा थी, अभी भी ज्यादा है, बट आउटपुट नहीं आ रहा। यार इसका 2 रीजन है। पहला रीजन, जो हमारी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के जो हमारी जॉब्स थी ना, वो उतनी बढ़ी ही नहीं। हमारे टर्शरी सेक्टर में बस 5% की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और उसका आउटपुट हमें 14% ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में 9 टाइम्स जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ा है, बट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स ही बढ़ी है। इसका मतलब जॉब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में उतनी क्रिएट ही नहीं हो रही है, बल्कि आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा है। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, जो पहले बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारे इकोनॉमी में, वो एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी भी उतना ही है, बट वहां का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वहां पर काफी ऐसे लोग हैं जो अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो आउटपुट हो सकता था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में ही, बट उसका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है इकोनॉमी में। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है हमारी लक्ष्मी जी का। ठीक है,
बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्योंकि ये तुम लोग को रिलेटेबल लगेगा, दिमाग में आएगा। तो लक्ष्मी जी हैं और वो ना एक ऐसी फार्मर हैं जो पानी पर, रेन वाटर पर डिपेंड करती है, मतलब उनके पास कोई अच्छी वाटर सप्लाई नहीं है इरिगेशन के लिए। तो वो खेती करती हैं। उनके फैमिली में 5 लोग हैं और एक पैच ऑफ लैंड है, उसमें 5 लोग खेती करते हैं। अब उस लैंड में खेती करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि उनके फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लोग लगे हुए हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो हमें एक्स्ट्रा लोग, जिनकी जरूरत तो नहीं, जिनके ना होने से आउटपुट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग भी उसी एक पैच ऑफ लैंड पर वर्क किए जा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। मतलब उन्हें एम्प्लॉयमेंट तो मिली हुई है बट वो एक तरीके से अनएम्प्लॉयड ही है, क्योंकि अगर वो ना भी हो तो भी आउटपुट पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आ रहा है उतना ही आएगा। अब क्योंकि वो हैं तो उनके एफर्ट्स, लेबर एफर्ट्स हैं, वो डिवाइड हो जा रहे हैं, तो उनका जो फुल पोटेंशियल है, जिस पर उनको वर्क करना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एम्प्लॉयड दिखता तो है बट वो एम्प्लॉयड होता नहीं है, वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा होता है। तो इससे हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। डिसगाइज्ड मतलब छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। वो दिख रहा है 5 लोग काम कर रहे हैं बट कोई भी अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा है। अगर 3 लोगों को हटा भी दोगे, 2 लोगों को हटा भी दोगे तो भी आउटपुट ऐसे ही आएगा। इसको समझाया हमारी एनसीईआरटी ने कि एक सुखाराम जी हैं, उनकी भी फील्ड है, उनको लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने लक्ष्मी की फैमिली से 2 लोगों को ले लिया और अपने फील्ड में लगा लिया। फिर भी लक्ष्मी का आउटपुट जो आ रहा था, लक्ष्मी के फील्ड से जो क्रॉप्स आ रही थी वो उतनी ही है। और सुखाराम जी ने क्योंकि 2 लोगों को अलग करके काम पे लगा दिया, तो अब सुखाराम जी के खेत से भी अच्छी खासी फसल उग रही है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो 2 लोग निकले तभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, वो दिखा रहा था कि 2 लोग वहां पर अंडर एम्प्लॉयड थे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग को ये अच्छा खासा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? Disguised unemployment is an employment in which a person seems to be working or employed but is not working up to his or her full potential. In this kind of underemployment, the person is hidden in contrast to someone who clearly does not have a job and visible as unemployed. Thus, this type of underemployment is called disguised unemployment। मतलब कि इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंसान होता है वो अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क नहीं कर रहा होता है, और क्योंकि जो इंसान क्लियरली अनएम्प्लॉयड है तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि हाँ ये बेरोजगार है। ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, इसमें इंसान दिखता है कि ये अनएम्प्लॉयड है, कि ये एम्प्लॉयड है, ये काम कर रहा है, बट अपने फुल पोटेंशियल पर वो काम नहीं कर रहा होता है। इसी वजह से हम लोग इसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में होता है, बस खेती बाड़ी में होता है, ये शहरों में भी होता है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी होता है। जैसे कि एक मान लो प्लम्बर है, वो घर से निकलता तो है कि काम पर जा रहा है, पर मान लो दिन में उसको कोई कॉल ही नहीं आया कि हमारा नल खराब है, तो दिन भर वो दिखा कि वो काम पर जा रहा है घर से, तो वो निकला अपने हथियार लेके, टूल्स वगैरह लेके कि कहीं ना कहीं जाकर काम करके आएगा, बट दिन भर वो घूमा और घर वापस आ गया, उसको काम नहीं मिला। तो ये क्या है? एक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वो दिख तो रहा है कि वो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, बट उसको काम ही नहीं मिला, दिन भर वो वैसे ही घूम के आ गया, तो उसकी जो पोटेंशियल थी उस लेवल का उसको काम नहीं मिला, तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट हो जाएगा। बट प्राइमरी सेक्टर में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से हमारे प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि 44% लोग हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का हम लोग को आउटपुट भी उतना देखने को नहीं मिलता है। अब आओ देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो आओ यार, अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है तुरंत देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है? जल्दी से अच्छे से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला एमसीक्यू वाला हमारा क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं इस चैप्टर से, तो सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस देख लेंगे। यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। ये क्या बता रहा है? हमारा बेस्ट स्टेटमेंट क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। कौन सा आंसर सही लग रहा है? द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी मुझे सही लग रहा है, तुम लोग कमेंट में बताओ कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द सर्वे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? नई चीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराता है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है। ठीक है, सो NSSO इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। ये वाला ग्राफ का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा ग्राफ है वो क्या बता रहा है? तो ये वाला है हमारा जॉब की कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि नॉट इनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन दी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं हुई, इसी वजह से हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो अभी भी हम लोगों को 44% लोग उसी में एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एटीएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो एटीएम क्या है? एटीएम तुम्हें कोई नई चीज बना के थोड़ी नहीं देता है, तुम्हारे पैसे तुम्हें देता है, तो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो है हमारा टर्शरी सेक्टर का आदमी। ठीक है, अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब हम लोग बड़े क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री? एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। तो हम लोग को बताना है कि हम लोग जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर विद इन अ ईयर इज नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग को सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है। It is understood that the value of the final goods already include the value of all intermediate goods that are used in the making of the final good, and that's why it's the addition of the value of the final goods and services। जैसा मैंने तुम लोग को अभी इतने देर से एक्सप्लेन किया कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, बीच का जो प्रोसेस हो रहा है उसको नहीं लेंगे, हम लोग फाइनल अपने चिप्स के पैकेट के दाम को रखते हैं, बीच में आलू और उसके प्रोसेसिंग के फीस को नहीं डालते हैं। फाइनल जो दाम है हमारा उसमें सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेक्टर इन अ ईयर। हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए तीनों सेक्टर का जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें जीडीपी मिल जाता है। इसका एग्जांपल तुम लोग क्लासिक वो बिस्किट वाला ले सकते हो, मैगी वाला ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। बिस्किट वाला लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो चलो आओ आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई डिडंट शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्दो देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर इन जीडीपी? तो मतलब जो शिफ्ट हुआ वो एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं हुआ? प्राइमरी जो सेक्टर था वो हमारा पहले भी टॉप पर था, अभी भी टॉप पे है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर इतना ज्यादा ग्रोथ कर दिया उनके आउटपुट में, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, तो ऐसा क्यों हुआ ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो जो शिफ्ट है, एम्प्लॉयमेंट का शिफ्ट है, वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में उतनी जॉब क्रिएट ही नहीं हुई। बल्कि इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14 टाइम्स बढ़ा, बट जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बस 5 टाइम्स बढ़ी। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो 9 टाइम्स बढ़ा, बट जो उसमें एम्प्लॉयमेंट थी वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी। तो यार इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन खत्म कर लिए। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करते रहना। बट अगर तुम सैंपल पेपर्स टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे हो, फिर पेजेस पलट के सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम वीडियो सॉल्यूशंस जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, 3 घंटे में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर कैसे टाइमली खत्म करना है। और ये सब कुछ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें हाथ पकड़ के लिटरली वीडियो सॉल्यूशन में एक एक स्टेप करके दिखा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे सीबीएसई के लास्ट ईयर के टॉपर्स, तो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं 18 प्लस सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with 33 plus revision sheets and with detailed video solutions made by last year CBSE toppers। हमारी 99% सैंपल पेपर बैच में अभी कुछ सीट्स बची हुई हैं, एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब आओ आगे के टॉपिक देखते हैं। अब लक्ष्मी जी को एम्प्लॉयमेंट की
और कौन सी अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि उनके फैमिली में जो लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित हैं उन्हें एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो लक्ष्मी जैसे काफी सारे किसान, काफी सारे प्राइमरी सेक्टर के जो हमारे वर्कर्स हैं वो परेशान हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से। तो आओ देखते हैं कि कैसे उन्हें मोर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। अब ये एग्जाम में भी आ जाता है, तो इसे सही कैसे हम लोग करेंगे? लिटिल लिटिल एफर्ट से। अब लिटिल लिटिल क्या है भैया? तो लिटिल है अपना निमोनिक, जिससे तुम्हें 6 के 6 पॉइंट तुरंत पलक झपकाते ही याद हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आराम से तुम बना पाओगे। एल, एल से स्टार्ट करते हैं। एल है लोन्स। अब देखो यार, फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम करते हो ना तो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है। इनिशियल एक अमाउंट तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है फार्मिंग के ऊपर। अब लक्ष्मी जी जैसे स्मॉल फैमिली, स्मॉल फार्मर्स लोग अब ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है जो बहुत हेक्टिक होता है। तो अगर बैंक उन्हें इजीली लोन प्रोवाइड करवाने लग जाए तो एग्रीकल्चर और अच्छे से वो लोग कर पाएंगे। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं लोन के, और उससे क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना कि लोन अच्छे से उन्हें मिलना शुरू हो जाए तो वो लोग फार्मिंग और अच्छे से कर पाएंगे, बड़े स्केल पर फार्मिंग हो पाएगी। आई, आई है इरिगेशन। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अगर उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो साल भर आराम से अपनी खेती कर पाएंगे। जैसे जो हमारी लक्ष्मी जी हैं वो बस रेनी सीजन में फार्मिंग कर पाती हैं क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं है वाटर सप्लाई का, तो जब पानी बरसता है तब उनकी खेती होती है। तो ठंडियों में रबी क्रॉप्स वो नहीं उगा पाते हैं। अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई, गवर्नमेंट ने आसपास कोई अच्छा सा डैम बना दिया, नहरें बना दी जिससे कि पानी उनके खेतों तक आ जाए, तो वो ठंडी में भी खेती कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, जो 6 परिवार के मेंबर्स थे, 5 परिवार के मेंबर्स थे जो साल भर खाली पड़े रहते थे और अगर काम करते थे तो पांचों एक साथ करते थे, अब क्या होगा कि लक्ष्मी जी अपना खेती करेंगी जैसे वो करती हैं, और ठंडियों में जब खेत खाली पड़ा रहता था तो उनके परिवार के 2-3 लोग उस टाइम ठंडी के टाइम पर अगर खेती करेंगे तो उससे क्या नई इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उनके लिए जनरेट हो जाएगी, सालों भर खेती चलती रहेगी। तो दूसरा पॉइंट है इरिगेशन। हम लोग जब डैम बनाएंगे, हम लोग जब डैम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर भी हमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी ना, हमें मजदूरों लेबर्स की जरूरत पड़ेगी जो डैम बनाए, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करे, तो उससे भी हमारा जो ये डेवलपमेंट है वो होगा। डैम बन गए, अगर आसपास रोड्स बना दी जाए तो उसका क्या ख्याल है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब भाई हमारी लक्ष्मी जी को अगर अच्छा पानी मिलेगा, अच्छे से पैसे से अच्छी वो सीड्स खरीदेंगी, मैन्योर फर्टिलाइजर खरीदेंगे तो अच्छी खासी फसल उनके पास होगी, तो उसको बेचने के लिए उन्हें आसपास मार्केट भी तो जाना पड़ेगा। तो LIT। नेक्स्ट टी है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। उस फसल को वो मार्केट पर आराम से पहुंचा पाए उसके लिए हमें अच्छी सड़कें बनानी पड़ेंगी। अच्छी सड़कें जब हम बनाएंगे तो वहां पर सड़कें बनाने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा। इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट टी है वो भी हमें कहता है कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाने पे हेल्प करता है, जैसे ही वो स्ट्रांग होगी तो उससे लक्ष्मी जी जैसे काफी फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अगर हम लोग उनकी अच्छी करवा दें, उनको अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था मिल जाए तो उनका जो आधे से ज्यादा दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। और ये सब प्रोवाइड करवाने में भी, रोड बनाने में, आसपास अगर हम लोग कोई अच्छे स्टेशंस बना दे जहां पर फर्टिलाइजर्स मैन्यूअर्स पास में अवेलेबल हो, मार्केट बना दे जहां पर वो जाकर पास में अपने सामान बेच पाए, वहां से सामान खरीद पाए एग्रीकल्चरल सामान, तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगर तुम कोई मार्केट बनाते हो जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं तो वहां पर मार्केट बनाते वक्त मार्केट में सेल करने वाले लोग जो रिटेलर्स रहेंगे, कितने ही लोगों को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट, तो इससे एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और लक्ष्मी जी का तो भला होगा ही। एल, जो हमारा दूसरा एल आता है वो है हमारा लोकेट इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज।
अब जब हम लोगों ने अच्छी अच्छी सड़कें बना दी, मार्केट्स आसपास में बना दिए, तो भाई अब इंडस्ट्री बनाने में क्या दिक्कत है? जब हम लोग इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में बनाते हैं तो रूरल एरिया जो हमारा गांव का सेमी रूरल एरिया है, वहां के न जाने कितने यूथ, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है इंडस्ट्री में काम करने के भी और इंडस्ट्री बनाते वक्त भी। हमने प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी है, हमने मार्केट्स बना दिए, हमने अच्छी रोड्स बना दी हैं, तो अब इंडस्ट्री बनाना और आसान हो जाता है। तो ऐसे एरियाज जो गांव देहात के एरिया हैं, वहां हमें इंडस्ट्रीज लोकेट करनी चाहिए, नई नई इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, जिससे कि बाकी जो फार्मर्स हैं जिनको साल भर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, वो भी जाकर काम कर पाए। हमारी लक्ष्मी जी की फैमिली में जो 5 लोग जो पांचों खेती कर रहे हैं, वो सुखाराम जी के खेत में जाने के बजाय जाएं इंडस्ट्री में प्रॉपर काम करें। तो इससे क्या होगी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। आखिर में ई बचा है। अब ई क्या है ये? तो देखो यार, एजुकेशन, हमारे जो इंडिया है ना, उसे एक यूथ कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे 6 से 29 साल के जो लोग हैं, वो 60% आबादी हमारी कंट्रीब्यूट करते हैं। 60% लोग हमारे यंग हैं। और तुम्हें पता है, उस आबादी में से सिर्फ 51% लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि अगर हम लोग सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को ही देखें तो करीब 20 लाख जॉब्स टीचर्स, एजुकेटर और उस सिस्टम को मेंटेन, एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन बनाने में ही 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो उससे कितना भला होगा। हम लोग डायरेक्टली सीधे एजुकेशन सिस्टम से ही 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। अभी तो मैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के उनके लिए नए एम्प्लॉयमेंट के जरिए खुलेंगे, वो आगे और भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर उसको हटा भी दिया जाए तो डायरेक्टली हम लोग 20 लाख जॉब जनरेट कर सकते हैं, अगर हम ये जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो गांव देहात में अच्छा कर दें। तो ये थे टोटल 6 पॉइंट, जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं, या ये पूछा जाए कि बताओ लक्ष्मी जी की कंडीशन कैसे सही की जा सकती है, तो किसी भी फॉर्म में अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तो ये लिटिल अपने जो आंसर हैं वो अगर तुम लिख दोगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बस 5 पॉइंट अच्छे से लिखने की जरूरत होती है और हमारे पास है टोटल 6 पॉइंट। तो अगर भूल भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं। अब यार ये लिटिल एफर्ट्स जो है ना, उन्हें करने में बड्डा टाइम लगेगा। डैम बनाने हैं, डैम एक दिन में थोड़े बन जाएंगे। ऐसी रोड बनानी है, एक दिन में थोड़ी बन जाएगी। तो एजुकेशन देना है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक दिन में थोड़े बन जाएगा। तो इतना बड्डा टाइम है, तब तक लोग क्या करेंगे भाई? डैम बनने में 20-20 साल लग रहा है, तब तो तुम बुढ़े हो जाओगे, तो तब तक अनएम्प्लॉयड रहोगे क्या? तो हमारी गवर्नमेंट इसका भी इलाज करती है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि टेंशन ना लो भाई, चाचा जी बोल रहे हैं कि उनके बच्चे को वो चाहते हैं कि अच्छी नौकरी कर रहा हो तब वो देख के फिर जाए। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अगर अभी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट काम करना लोगों का अधिकार है। जैसे राइट टू लाइफ होता है ना, वैसे ही राइट टू वर्क भी हमने कह दिया। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम लोगों को काम दिलवाएंगे। हमारी गवर्नमेंट ने फिर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाई, जिसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी कहते हैं, नरेगा या फिर मनरेगा। ठीक। सो इसका क्या मतलब है भैया? ये कौन सा एक्ट है, इससे क्या भला होता है लोगों का? तो आओ ये देखते हैं। यार अब इतने लंबे नाम का कुछ लंबा मतलब भी तो होगा। तो यार ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत के 625 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करी है। इसमें क्या होता है कि जो गांव में रह रहे लोग हैं, जो काम कर सकते हैं और जिनको काम की जरूरत है, उन सभी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो मनरेगा से खुद को रजिस्टर करवाएं। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे दी जाती है। मतलब मनरेगा के प्रोविजंस देखो, पहला,
कि जो इंसान रजिस्टर्ड है मनरेगा स्कीम से उसको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी एक साल में। अब भैया बस 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट, साल में तो 365 दिन होते हैं। तो देखो यार, जो गांव के लोग हैं ना उनके पास 75 काम होते हैं। उनके जो खेत होते हैं उनमें उन्हें खेती भी करनी होती है गांव में, और भी उनको छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। जैसे हमारी लक्ष्मी जी थी तो उनको रेनी सीजन में काम मिल जाता था, बट जब बारिश नहीं हो रही है तो उनका खेत खाली पड़ा रहता था। तो कुछ कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाती है, बट हमें चाहिए एक गारंटी, और ये स्कीम वही देती है। ये कहती है कि अगर काम मिलेगा तो 100 दिन का काम जरूर से मिलेगा, गारंटीड है। तो फर्स्ट प्रोविजन क्या है कि गारंटीड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, जब काम नहीं रहेगा, इन केस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर काम नहीं है फिर भी तुम्हें 100 दिन के काम का पैसा दिया जाएगा। इतनी गारंटी है कि साल में 100 दिन तुम्हें काम मिलेगा। अगर काम नहीं है तो उसका पैसा तुम्हें दिया जाएगा। थर्ड, मनरेगा एक्ट में वो सारे काम गांव देहात में करवाए जाते हैं जिससे कि जो हमारा लैंड है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, फार्मिंग में मदद मिले, एग्रीकल्चर में मदद मिले, और जो गांव की लाइफ है वो थोड़ी बेटर हो। जैसे कि मनरेगा स्कीम के थ्रू रोड्स बनवा दी जाती हैं जिससे कि फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा फसल है, उसको मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिले। नहर खुदवाए जाते हैं, और फिर इसके बाद में अगर कहीं आसपास डैम बना है तो उसकी चैनलिंग करवाई जाती है कि सब तक पानी पहुंच जाए, एग्रीकल्चरल जो हमारी नीड्स है वो फुलफिल हो पाए। ऐसे काम जिससे फार्मिंग में मदद मिल रही है और वहां की जो गांव देहात की लाइफ है वो बेटर हो रही है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है मनरेगा एक्ट में। इनकेस अगर कोई काम नहीं है, सरकार काम नहीं दिलवा पाती है, तो 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 100 दिन का काम तो गारंटीड है लोगों के लिए। तो ये था भाई हमारा पूरा मनरेगा का सीन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ मनरेगा क्या है और उसके प्रोविजंस क्या हैं। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में तुम ये आराम से लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना एक चैप्टर का बहुत बड़ा चंक कर लिया है कंप्लीट। अब लंबी लंबी सांस लो और चलो चलते हैं हम लोग आगे के चैप्टर में। तो यार चलो आओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अरे ये चाचा क्या कह रहे हैं, जो चाचा की बात सुन लो। तो अरे बेटा क्या बताई, हमारा जो बेटवा रहे, एक बेटा राजू और एक बेटा श्याम। तो राजू की तो सरकारी नौकरी लग गई तो एकदम अच्छा हो गया, लेकिन श्याम बेचारा हमारा परेशान रहता था। पता नहीं कौन से लोकल जगह पर नौकरी करता था और परेशान रहता था। परेशान नौकरी से कम रह रहा था और अनुराधा से भी ज़्यादा रह रहा था, लेकिन एक दिन नौकरी से भी निकाल दिया गया, पैसा भी नहीं मिला। अब पता नहीं कहाँ घूमता फिरता है अनुराधा के प्यार में। अरे चाचा, तो ये दिक्कत तो आएगी ही ना, क्योंकि राजू आपका काम करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और श्याम भैया अपने काम करते थे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? तो देखो यार, जैसे हम लोगों ने अभी इकोनॉमी के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में डिवाइड किया, वैसे ही हम लोग कंडीशन ऑफ वर्क के बेसिस पे 2 कैटेगरी में अपने जो हमारे इकोनॉमिक जॉब्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है, अब ये इसका मतलब क्या होता है भैया? तो जैसा नाम बता रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जितनी भी जॉब होती हैं वो पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मतलब वो प्रॉपरली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, उनके प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। जब तुम जॉब करने जाओगे तो बताएंगे कि क्या क्या सीन है वहां पर। तुम्हारे सारे लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं लेबर और वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो सारे लॉ फॉलो होते हैं। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, सारे एक्ट जो गवर्नमेंट ने लेबर और वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं, वो सारे लॉस फॉलो होते हैं एकदम अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट का सुपरविजन रहता है कि कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है इन सब रजिस्टर्ड सेक्टर्स में, रजिस्टर्ड जॉब्स में। तो ऐसी जॉब जो रजिस्टर्ड है वो आ जाती है हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और ऐसी जॉब जो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई गांव के ठेकेदार, कोई दुकानदार, ये सब जो छोटे मोटे जॉब्स देते रहते हैं, वो सारी जॉब्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं। उसमें ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है जॉब का,
ना ही कोई प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है। और क्या होता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है एसएमएस फॉर लीव। एसएमएस फॉर लीव, अरे छुट्टी के लिए एसएमएस करते हो ना? अरे नहीं, हम लोगों को एसएमएस फॉर लीव से क्या पढ़ना है, ये है हमारा एक छोटा सा निमोनिक जिससे तुम्हें सारे 6 के 6 पॉइंट अच्छे से याद हो जाएंगे जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के। वही जस्ट उल्टा करके लिख दोगे तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉइंट्स बन जाएंगे। तो पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉइंट देखते हैं। एसएमएस फॉर लीव, चलो देखते हैं ये क्या है। एस फॉर सैलरी। तो जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स होती है ना, वहां पर फिक्स्ड सैलरी मिलती है और एकदम टाइम से भाई, महीने के एंड में तुम लोग को टक से सैलरी तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। कोई लफड़ा नहीं होता है और सारी सैलरी तुम्हें मतलब ऐसे डिले करके नहीं दी जाती है, तुरंत फिक्स्ड अमाउंट तुमको मिल जाता है। एम से है मेडिकल अलावेंस और प्रोविडेंट फंड्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेडिकल अलावेंस, प्रोविडेंट फंड्स भी मिलते हैं। एस सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी रहती है। तुम्हें कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा अचानक से निकाल नहीं सकता, उसे पहले तुम्हें नोटिस देना पड़ता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जाने वाला है। जॉब सिक्योरिटी रहेगी, तुम्हें पता रहेगा कि तुम क्या कर रहे हो। अब आओ आगे देखते हैं। एफ है हमारा फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स्ड वेजेस, फिक्स्ड वर्किंग आवर। जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। उसमें यह नहीं है कि तो जो हमारा एम्प्लॉयर है वो मन मर्जी के तुम्हें ज्यादा काम करवाए, कम काम करवाए। उसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं और ये प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही डिसाइड हो जाता है। अगर तुम एक्स्ट्रा आवर की मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। आखिरी पॉइंट, लीव। लीव मतलब छुट्टियां। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तुम्हें पेड लीव मिलती हैं। संडे है तो प्रॉपर छुट्टी मिलेगी, ओवर टाइम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। मतलब यहां पर सारी चीजें एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलती हैं। वहीं अगर हम लोग उल्टा करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, पहली बात तो ये लोग अनरजिस्टर्ड रहते हैं। दूसरी बात, यहां पर फिक्स सैलरी नहीं मिलती, टाइम पर सैलरी नहीं मिलती, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है, कोई अगर जॉब सिक्योरिटी है तो वो भी नहीं रहती, जब चाहे तब निकाल दो। और इसके बाद में तुम्हारी जो भी चीजें यहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं रहते हैं। लीव अगर ले लोगे तो क्या पता जॉब से निकल जाओ, या फिर तुम्हें पेड लीव्स, तो पेड लीव्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई, जितने दिन काम करोगे उतना पेमेंट मिलेगा। सो ये था हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंस। ये अगर एग्जाम में आ जाए 5 नंबर के लिए तो ये तुम एसएमएस फॉर पे से अच्छे से तुरंत दिमाग में बैठाकर लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में कांता मैडम और कमल जी की भी कहानी दी गई है, जिसमें कांता मैडम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं तो उनके ये सारे एसएमएस फॉर पे वाली चीजें मिलती हैं, और कमल जी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है। सो इससे हम लोगों को पता चल गया कि श्याम जी के साथ में कौन सी दिक्कत हुई थी और चाचा क्यों परेशान, और हम लोगों को पता चल गया कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो पूरे नंबर कैसे उठाने हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी होता है अच्छे से कंप्लीट। आओ देखते हैं आगे क्या है हमारी एनसीईआरटी में। तो यार अब बस एक टॉपिक बाकी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। बस इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट और तुम्हारा इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा पूरा अच्छे से कंप्लीट। तो हमारा लास्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसके बारे में तुम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होगे, बट याद कहां रखते हो तुम। तो आओ जल्दी जल्दी से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं, और उसको ना एकदम क्वेश्चन के तरीके से, मुझे पता है अब तक तुम्हें पता है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन के नजरिए से देखेंगे, 5 पॉइंट में समझेंगे कि एग्जाम में अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ ले कि बताओ ये क्या है, 5 पॉइंट में बताओ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच के डिफरेंस, तो तुम तुरंत लिख पाओ। तो पहला पॉइंट, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो जैसा नाम बता रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ओन करती है, उसके सारे एसेट हमारे गवर्नमेंट के पास होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल ओन करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं। दूसरा, पब्लिक सेक्टर में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाती है और उस सर्विस को प्रोवाइड करवाती है पब्लिक तक।
प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर का जो सर्विसेज होती हैं वो मेनली उनके ग्रोथ के ऊपर बेस्ड होती है। वो लोग चाहते हैं कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए जो उनकी इंडस्ट्री, उनकी जो कंपनी है उसके लिए हेल्पफुल हो। तीसरा पॉइंट हमारा यहीं से निकल आता है, मोटिव क्या होता है इनका? तो हमारे पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, समाज का भला हो, समाज को सस्ती से सस्ती चीजें दी जाए और अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाए। और प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव होता है? पर्सनल बेनिफिट, जो कंपनी के लिए बेटर हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए बेटर हो। फोर्थ पॉइंट, पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, वो लोग सिक्योरली अपना काम कर सकते हैं और पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में वो लोग जॉब करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जितनी हम लोगों ने अभी खूबियां पढ़ी थी ना, वो सारी खूबियां यहां पर होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को जॉब की सिक्योरिटी उतनी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो होती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी होती हैं। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पैसे कहां से आते हैं? तो पब्लिक सेक्टर के पास पैसे आते हैं टैक्स रेवेन्यू से। गवर्नमेंट थोड़े थोड़े टैक्स हर सामान पर लगाती है और उससे जो पैसे आते हैं उससे वो पब्लिक सेक्टर की जो उनकी स्कीम्स हैं, जो उनकी सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करवाती हैं लोगों को। और पांचवा जो हमारा पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर का, वो ये है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में तो पैसा कमाने का कई तरीका है। अगर पैसे की कमी हो रही है, बेटे की शादी करवाई है, तो भाई प्राइस बढ़ा दो जियो के रिचार्ज का। तो प्राइवेट सेक्टर में दाम किसी भी वक्त बढ़ाए जा सकते हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब ये थे हमारे डिफरेंसेस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के। पर आखिर भैया हमारी गवर्नमेंट इतना ठेका उठाती क्यों है? पब्लिक सेक्टर्स होते क्यों हैं? तो यार देखो, कई ऐसी फैसिलिटीज हैं, कई ऐसी बेसिक फैसिलिटीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। जैसे कि अगर बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सब जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, अगर वो हम लोग प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देंगे तो भाई वो तो प्रॉफिट बनाने के चक्कर में पानी भी हजार हजार रुपए की बोतल में बेचना शुरू कर देंगे और गरीब लोगों के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ये जिम्मा उठाती है, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेसिक नेसेसिटीज लोगों की पूरी करे। इसी वजह से पब्लिक सेक्टर्स की जो हमारी सर्विसेज हैं वो होती हैं, जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी रोड्स बनवाती है, तुम लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं और पब्लिक लेड सर्विसेज होती हैं। पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, इसके बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जियो, रिलायंस, टाटा ग्रुप, ये सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब आओ देख लेते हैं इस टॉपिक से आने वाले कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सो क्वेश्चन है, साजिया's टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन to which she answered मनरेगा 2005। अब शाजिया की टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर मनरेगा 2005 दिया शाजिया ने। तो क्वेश्चन क्या पूछा ये बताओ? तो भाई ऐसे उल्टे फुलटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसका आंसर तुम लोग को दिमाग लगा के पढ़ के देना पड़ेगा। नेम द एक्ट दैट वाज डिवाइज्ड टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क। तो यार ये तो पढ़ के ही समझ में आ गया कि पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि राइट टू वर्क को ही इंप्लीमेंट करने के लिए एक ऐसी स्कीम बनाई गई थी जो राइट टू वर्क को मतलब इंप्लीमेंट कर पाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई इज देयर अ नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? एक्सप्लेन। तो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों है? तो आओ 3-4 पॉइंट में उसको देख लेते हैं, 5 पॉइंट में देखेंगे। पहला पॉइंट कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं ना, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि फैक्ट्रीज एक्ट, इक्वल पे एक्ट, ये सारे एक्ट फॉलो नहीं किए जाते, तो अगर गवर्नमेंट उनका सपोर्ट नहीं करेगी तो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। वर्कर्स हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स विद नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम वाला कोई चीज नहीं है, जितना देर काम करो उतना देर काम करवाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स एंड देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर।
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं उनको मैक्सिमम लोगों को फोर्स किया जाता है। जैसे तुम लोग चाय की दुकान पे छोटू को देखते हो, उसको फोर्सफुली काम पर लगाया जाता है, पैसे उतने नहीं दिए जा सकते हैं। जॉब छोड़ने की बात करो तो डराया धमकाया जाता है। इसी वजह से प्रोटेक्शन जरूरी है वर्कर्स की अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। These jobs are not secure for the worker may be asked to leave the work at any time depending on the requirement of the employer। मतलब जो एम्प्लॉयर है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें नौकरी मिलती है। जहां रिक्वायरमेंट पूरी हो गई एम्प्लॉयर उन्हें भगा देगा, उनको काम से निकाल देगा। द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट गेट पेड लीव्स, प्रोविडेंट फंड्स और एनी अदर पर्क्स ऑफर्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अंडर गवर्नमेंट आइज। सो गवर्नमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स होती हैं उस पर गवर्नमेंट सुपरविजन रखती है, उनमें देखती है कि सबको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें, पेड लीव मिल रही है, संडे को लीव मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो कि लॉ में लिखी हुई है कि लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसी वजह से उनके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुमने ये पूरा चैप्टर भाई अच्छे से कर लिया है कंप्लीट, अच्छे से हो गया है स्वाहा। कैसा रहा? हार्ड तो नहीं लगा? समझ में आ गया? तो यार हम लोगों ने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे होंगे कंप्लीट। पर जाने से पहले क्योंकि तुम लोगों ने इतना पढ़ा है तो मुझे अहमद फराज साहब की 2-4 लाइनें याद आ रही हैं, तो वो अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है? तुम्हारे काम भी आएंगी, मैं बताऊंगा कैसे काम आएंगी। तो यार एग्जाम टाइम में ना जब हम लोगों को ऐसे वीडियोस मिलते हैं तो हम लोग बहुत ही रिग्रेट करते हैं कि भाई ये वाला वीडियो ना पहले देख लिया होता तो सब समझ में आ गया होता। तो इसी वजह से ये गलती मत करना कि तुमने ये वाला वीडियो देख लिया फिर बाकी चैप्टर तुम सोच लो कि बाद में पढ़ा जाएगा, बाद में पढ़ा जाएगा। यार अभी टाइम है, अगर एग्जाम कल ही नहीं है अगर एग्जाम, तो प्लीज टाइम निकाल कर पढ़ो। मजे के साथ, एनिमेशन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है? तो अहमद फराज साहब की एक लाइन मुझे याद आ रही है जो तुम लोग सोचोगे अगर तुम एग्जाम टाइम से जस्ट एक दिन पहले ये वीडियो देखोगे, तो अगर स्किप करोगे तो, कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। और इसमें 1-2 लाइन है जो तुम अपनी क्रशेस वगैरह को भेज सकते हो इंप्रेशन जमाने के लिए कि तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। तो ये तुम लाइन चिपका सकते हो, अहमद फराज साहब की है, ठीक है? और ये आखिरी 2 लाइन जो मैं तुमसे कह रहा हूं कि हुजूम नहीं हम सफर चाहिए, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। तो हम लोग जो ये सीरीज कर रहे हैं इसमें अगर तुम अच्छे से देखते हो, एक एक वीडियो अच्छे से देख के लाइक करते हो, अपने चटपटिया दोस्तों के साथ शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सबको बताते हो कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, ये वाले वीडियो से पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारी जर्नी है वो और अच्छे से बीतेगी और मोटिवेशन के साथ बीतेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल। और नोट्स वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स जो भी हैं वो सब तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ ले अक्षय ऐप का लिंक है, वहां पर तुम लोग को मिल जाएगी, तो वो और तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जा पढ़ ले।